ये किस्सा हरियाणा के यमुनानगर ज़िले का है। देखती है कि अभी तक विशाल सोकर नहीं उठा, शाम के 7 बज चुके हैं। तो वो बहुत तेज़ गुस्सा करने लगता है, चिल्लाने लगता है, सामान फेंकने लगता है। पंडित जी देखते ही बता देते हैं कि इसके ऊपर बहुत बड़ा साया है और वो गुस्से में अपने पापा को देखता है। आंखें उसकी बिल्कुल लाल थी और चेहरा उसका बिल्कुल बदल गया था। मतलब उसके अंदर इतना एनर्जी लेवल आ गया था, वो चारपाई से अपनी बहन और माँ को मारना चाहता था। गांव वाले उसको शांत करते हैं, उसको बांध देते हैं। थोड़ी देर में वो अपने आप को खोल के फिर घर से बाहर भाग जाता है। वो उसी नीम के पेड़ के नीचे मिलता है जहाँ उसने वो हांडी तोड़ी थी। थोड़ी देर बाद वो क्या देखते हैं कि कमरे में एक पिग का बच्चा, उनके घर के छत पे इतने सारे कौवे काँव काँव कर रहे थे जिससे पूरा गांव डर रहा था। उस दिन विशाल आता है एकदम से और तांत्रिक का कॉलर पकड़ के उसको घर से बाहर फेंक देता है। और बाहर से ही उसने बोल दिया कि इसका इलाज मैं नहीं कर सकता, आप किसी और को दिखा लो। हेलो दोस्तों, जय माता दी। मेरा नाम है नवदीप। आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल टीम स्पिरिट हंटर्स में। मैं इस चैनल पर लेके आऊँगी आपके लिए कुछ ऐसी अनकही अनसुनी कहानियाँ जो कि बेस होगी रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स पर। तो आइए शुरू करते हैं पहला किस्सा। ये किस्सा मेरी खुद के रिलेटिव्स के साथ हुआ है। ये किस्सा हरियाणा के यमुनानगर ज़िले का है। ये 2000 में हुआ था। इस किस्से में क्या होता है कि एक परिवार के 4 सदस्य होते हैं, मम्मी, पापा और 2 बच्चे। लड़का होता है 14 इयर्स का और एक लड़की होती है, वो होती है 10 इयर्स की। जो लड़का होता है उसका नाम होता है विशाल और जो लड़की होती है उसका नाम होता है प्रणीति। एक दिन का वाक़या था, मम्मी पापा दोनों अपने काम पर चले जाते हैं और बच्चे घर पर ही होते हैं। तो जो लड़की होती है प्रणीति, वो अपने फ्रेंड के घर स्टडीज़ के लिए चली जाती है और जो बेटा होता है विशाल, वो अपने 3 दोस्तों के साथ, अनिल, सुनील और सुमित, उनके साथ वो नदी में नहाने का प्रोग्राम बनाता है। तो वो तीनों चारों नदी में जाते हैं और रास्ते में उनको एक नीम का पेड़ मिलता है। नीम के पेड़ के नीचे उन्हें एक हांडी दिखती है। हांडी के अंदर उनको कुछ टोटके का सामान मिलता है, कुछ मिठाई मिलती है और कुछ पैसे मिलते हैं। जो सुमित होता है वो थोड़ा इन चीज़ों की नॉलेज रखता है क्योंकि उसके परिवार में भी ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए थे। तो वो उन तीनों को मना करता है कि तुम इनको मत छेड़ो और ये हानिकारक हो सकता है, इसका उल्टा असर भी हो सकता है हमारे ऊपर। जो तीनों होते हैं वो दोस्त, वो हंसी मजाक में उसको ले लेते हैं और उसकी बात वो नहीं मानते हैं। वो उस हांडी में से लड्डू खा लेते हैं, पैसे भी उठा लेते हैं और उस हांडी को वहीं तोड़ देते हैं। अब सुमित ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो जानता था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, उन तीनों ने उसकी बात नहीं सुनी, उसने भी इग्नोर कर दिया और वो तीनों नदी में नहाने के लिए चले गए। नहाने के बाद वो अपने अपने घर चले जाते हैं। जो विशाल होता है वो अपने घर आकर खाना खाता है और सोचता है कि मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ। जैसे ही वो सोने की कोशिश करता है, उसे पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। उसका सर दर्द के मारे फटने लगता है और फीवर भी उसको बहुत तेज़ हो जाता है। तो वो सोचता है कि मैं बगल वाली चाची के घर से टैबलेट ले आता हूँ और खा के फिर सो जाता हूँ। तो उसने यही किया, वो टैबलेट लेके आया, खाई उसने टैबलेट और वो सो गया। अब बजते हैं शाम के 7। शाम के 7 बजे उसके दोनों पेरेंट्स घर आ जाते हैं। उसकी मम्मी देखती है कि अभी तक विशाल सोकर नहीं उठा, शाम के 7 बज चुके हैं। तो वो उसे उठाते हैं और बोलते हैं, उठ जा, शाम का समय हो गया है। इस टाइम बच्चों का सोना या किसी का भी सोना अच्छा नहीं होता है दिन छिपे। तो विशाल उठता है और बहुत तेज़ से चिल्लाता है, गुस्सा करता है अपनी मम्मी के ऊपर कि मुझे नहीं उठना, मुझे सोने दो। तो मम्मी उसकी थोड़ा सा उस पर गुस्सा करती है और उसको बोलती है कि ये क्या बिहेवियर है तुम्हारा, उठो और बैठो उठ के। तो वो बहुत तेज़ गुस्सा करने लगता है, चिल्लाने लगता है, सामान फेंकने लगता है, सामान तोड़ने लगता है। वो शांत ही नहीं हो रहा था। तो उसके मम्मी पापा देखकर ये बहुत हैरान थे कि आज तक जो विशाल कभी गुस्सा नहीं करता था, अचानक से इसके बिहेवियर में इतना चेंज कैसे आ गया।
तो फिर प्रणीति से पूछा जाता है आज क्या हुआ था जो इसका बिहेवियर इतना चेंज हो गया। प्रणीति बताती है आपके जाने के बाद मैं तो अपनी ग्रुप स्टडीज़ के लिए फ्रेंड के घर चली गई थी और जो विशाल था वो अपने 3 दोस्त सुनील, अनिल और सुमित के साथ नदी में नहाने के लिए जाता है। और जब से ये वहाँ से आया है इसके बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था, इसने दवाई ली और ये सो गया और आपके आने के बाद ही ये आपने इसको उठाया है और ये तब उठा है। उस दिन उसका जो लेवल था एग्रेशन का वो इतना ज़्यादा था कि वो काबू में ही नहीं आ रहा था। उसने अपनी मम्मी, बहन और पापा को भी मारने की कोशिश की, उनके ऊपर उसने सामान फेंका, सामान तोड़ा, किचन के सारे बर्तन उसने तोड़ दिए और जो उसकी मम्मा खाना लेके आई थी उसके लिए वो भी थाली उसने घर से बाहर फेंक दी। तो ये देखकर गांव वाले सब इकट्ठा हो गए। अब गांव में क्या होता है कि किसी के घर में भी थोड़ी सी भी कोई बात होती है तो वो लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं देखने के लिए। तो सब देख रहे थे कि विशाल का ये बिहेवियर बहुत ही स्ट्रेंज है। तो उसी में से एक बूढ़े बाबा आते हैं और बताते हैं कि इसके ऊपर कोई ऊपरी साया है, इसको जल्द से जल्द हमें दिखाना चाहिए। और वो सजेस्ट करते हैं कि गांव में बालाजी का मंदिर है, वहाँ पे इसको लेके जाइए। तो होता यही है, सब उसको लेके जाते हैं, वहाँ पंडित जी से मिलते हैं। पंडित जी देखते ही बता देते हैं कि इसके ऊपर बहुत बड़ा साया है। वो बोलते हैं मैं इसको ठीक तो नहीं कर सकता लेकिन मैं इसको टेम्परेरी रिलीफ दे देता हूँ। तो वो उसको कुछ अभिमंत्रित जल दे देते हैं पीने के लिए और भभूति दे देते हैं ताकि वो थोड़ा शांत हो जाए। वो भभूति उसके माथे पर लगाई जाती है, थोड़ी सी उसको चटाई जाती है और जो अभिमंत्रित जल था वो उसके पूरे बॉडी पे छिड़का जाता है और उसको पिलाया जाता है। तो इस से वो थोड़ा सा शांत हो जाता है, उसको घर ले जाया जाता है। और पंडित जी ने बता दिया था कि ये मुझे अभी इतनी सिद्धि नहीं है कि मैं इसको अभी ठीक कर सकूं, लेकिन ये विभूति और ये अभिमंत्रित जल इसको जब भी पोजेशन होगा तो ये इसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। अब वो घर जाते हैं, किसी तरीके से रात बीतती है तो सुबह होती है। सुबह की बहुत नॉर्मल थी, कुछ ऐसा ज़्यादा खास हुआ नहीं, उसे भी विशाल को भी कोई पोजेशन नहीं हुआ। तो उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हो गया था कल, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे। तो पोजेशन के टाइम तो विशाल को कुछ याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसको ये याद था कि वो नदी में नहाने गया था और उसने हांडी तोड़ी थी। लेकिन वो हांडी वाला किस्सा अपने पेरेंट्स से छुपा लेता है क्योंकि उसको डर था कि कहीं उसको उसके मम्मी पापा डांट ना मारे। तो वो बस यही बताता है कि मैं नदी में नहाने गया था, वहाँ से नहाने आने के बाद मेरे पूरे बॉडी में दर्द था, मेरे सर में दर्द था और मुझे बुखार हुआ और इससे ज़्यादा मुझे कुछ याद नहीं है। तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेंज फील होता है कि ये ऐसे कैसे कुछ भी हो सकता है। तो वो सोचते हैं हमें इसके तीनों दोस्तों से भी बात करनी चाहिए और पता करना चाहिए कि ऐसा हुआ क्या था। तो वो सबसे पहले सुमित के घर जाते हैं, सुमित को देखते हैं। सुमित एकदम नॉर्मल होता है क्योंकि ऑब्वियसली उसने हांडी को हाथ नहीं लगाया था और जो उसके ग्रह लक्षण थे वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो उसके ऊपर उस चीज़ का कोई असर नहीं हुआ। तो वो भी इस बात को छुपा लेता है हांडी वाले किस्से को कि इन लोगों ने हांडी तोड़ी थी। वो सिर्फ यही बताता है कि ये लोग नदी में नहाने गए मेरे साथ और वहाँ से आने के बाद हम सब अपने अपने घर चले गए, मुझे नहीं पता कि विशाल के साथ आगे क्या हुआ। फिर वो लोग अनिल और सुनील के घर जाते हैं, ये दोनों भाई होते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि उन दोनों को 103 डिग्री बुखार था, वो बुखार से तप रहे थे और उनकी तबीयत वो कल से उठे ही नहीं है, वो बस सोए ही जा रहे हैं। तो उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अचानक से बच्चों को हुआ क्या है। अब उसके पेरेंट्स घर आ जाते हैं विकास के, तो 1 हफ्ता नॉर्मल निकला, ऐसा कुछ हुआ नहीं, पोजेशन नहीं हुआ उसके ऊपर, वो बबूती और अभिमंत्रित जल से थोड़ा सा कंट्रोल में रहा। लेकिन अंदर ही अंदर जैसे उसको कोई चीज़ खा रही थी, अंदर ही अंदर जैसे उसका खून कोई चूस रहा था। एक दिन आता है रात का, उस दिन होता है अमावस्या। सुबह के टाइम तो वो नॉर्मल होता है, फिर से वही होता है जो उस दिन हुआ था। 7 बजते ही उसकी मम्मी काम से वापस आती है और उसको खाना देती है। खाने को वो उठाकर बाहर फेंक देता है, कहता है मुझे ये खाना नहीं खाना है, घास फूस।
तो उसके पापा गुस्से में इस बार उसको चाटा लगा देते हैं और वो गुस्से में अपने पापा को देखता है। आंखें उसकी बिल्कुल लाल थी और चेहरा उसका बिल्कुल बदल गया था। उसके पापा देखकर घबरा जाते हैं कि ये मेरे बेटे को हुआ क्या है। वो अंदर जाता है घर में, एक हाथ से वो चारपाई उठा लेता है। मतलब उसके अंदर इतना एनर्जी लेवल आ गया था, वो चारपाई से अपनी बहन और माँ को मारना चाहता था। बोल रहा था कि तुम सबको मैं जान से मार दूंगा। तो बड़ी मुश्किल से उसको कंट्रोल किया गया। गांव वाले फिर आ गए, फिर से सबने शांत कराया, उसको बबूती खिलाई, अभिमंत्रित जल दिया, वो थोड़ा सा शांत हो गया। अब होता क्या है, उस दिन का जो पोजेशन था वो इतना हावी था कि वहाँ जो भी लोग प्रेजेंट थे सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। इवन मैं भी वहीं थी उस दिन उसको देखने के लिए। तो होता क्या है कि उस दिन उसका पोजेशन इस लेवल पे था कि वो घर के हर एक सदस्य को जान से मारने की कोशिश कर रहा था। गांव वाले उसको शांत करते हैं, उसको बांध देते हैं ताकि ये थोड़ा शांत रहे। होता क्या है, थोड़ी देर में वो अपने आप को खोल के फिर घर से बाहर भाग जाता है। लोग उसको ढूंढते हैं तो वो मिलता कहाँ है, वो उसी नीम के पेड़ के नीचे मिलता है जहाँ उसने वो हांडी तोड़ी थी। वहाँ वो सर ढक के अपना बैठा हुआ था और बड़बड़ा रहा था। गांव वाले वहाँ पहुँचते हैं और उससे पूछते हैं कि तू यहाँ क्या कर रहा है। तो विशाल बोलता है गुस्से से, मैं तुम सबको मार दूंगा, मुझे इसके साथ फंसा दिया गया है, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो बड़ी मुश्किल से उसको घर लाया जाता है। वो उसके अंदर इतनी एनर्जी थी कि वो 4-5 लोगों के भी काबू में नहीं आ रहा था। उसको लेके जाते हैं घर, फिर से उसको टाइट से बांधा जाता है, बबूत खिलाई जाती है, अभिमंत्रित जल उसको दिया जाता है। वो थोड़ा शांत हो जाता है और वो थोड़ा सा सो जाता है। तो लेकिन उसकी मम्मी पापा और बहन उसी रूम में प्रेजेंट थे। वो देख रहे थे कि इस बार ये कोई और हरकत ना कर दे, तो वो लोग वहीं बैठे थे। थोड़ी देर बाद वो क्या देखते हैं कि कमरे में एक पिग का बच्चा जो पूरे घर में घूम रहा है। ये बड़ी मतलब स्ट्रेंज बात है कि एक पिग का बच्चा घर में कैसे आ सकता है। तो वो लोग बस देख ही रहे थे और उस पिग का चेहरा मतलब एक नॉर्मल नहीं था, वो एक शैतानी चेहरा था कि जैसे किसी शैतान का वो चेहरा हो। उसको देख के वो डर गए, लेकिन वो हिल ही नहीं पाए अपनी जगह से, वो बस देखते रह गए। वो गायब हो जाता थोड़ी देर में वहाँ से। फिर एक काली बिल्ली उनके घर में आती है जो कि बहुत मोटी और बहुत खूंखार टाइप की होती है। वो भी उनके घर के चक्कर लगा रही थी घर के अंदर। उसको भी देखकर वो लोग डर गए। चलो बिल्ली का तो क्या है कि वो छत से कहीं से भी आ गई होगी, लेकिन जो पिग का बच्चा है वो घर में कैसे आ सकता है। तो ये बड़ा बहुत ही डरावनी चीज़ थी। और उस दिन उनके घर के छत पे इतने सारे कौवे काँव काँव कर रहे थे जिससे पूरा गांव डर रहा था उस दिन कि आज तो इनके घर में बहुत कुछ होने वाला है। कौवे इतनी तेज बोल रहे थे कि गांव का कोई मतलब जो आस पड़ोस के जो लोग थे वो सो ही नहीं पा रहे थे। तो फिर थोड़ी देर में क्या होता है कि तीनों की मम्मी पापा और बहन की आंख थोड़ी सी लग जाती है सिर्फ 4-5 मिनट के लिए, और वो आंख खोल के देखते हैं तो फिर से विशाल गायब होता है। तो इस बार वो कहाँ मिलता है, उनके घर के पीछे एक गली होती है, उस गली में एक परिवार रहता है। तो वो उनके गेट के सामने जाकर चिल्लाता है, रोता है, गंदी गंदी गालियाँ देता है और बोलता है तुम्हारी वजह से मैं इसके साथ फंसा हूँ, तुमने मुझे यहाँ फंसाया है। तो ये सुन के फिर से गाँव वाले आ जाते हैं। अब ये बड़ा अजीब बात थी कि सारा गाँव ये सुनकर इकट्ठा हो गया था, लेकिन जो वो घर था जिसके सामने वो चिल्ला रहा था, वो घर का मेंबर एक भी बाहर नहीं निकल के देखता। तो ऑब्वियसली सबको शक होएगा ही कि भाई इन्होंने कुछ किया है, लेकिन ऐसे डायरेक्टली हम किसी को बोल नहीं सकते थे कि भाई तुमने कुछ इसके ऊपर करवाया है। बड़ी मुश्किल से उसको फिर से घर में पकड़ के लाया जाता है, बांधा जाता है। लेकिन अब उसका पोजेशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि पहले तो वो सिर्फ शाम को हरकतें करता था, अब वो सुबह भी पोजेस्ड रहता था। अब वो करता क्या था कि घर में जिस टाइम भी खाना बनता था, ना तो वो खुद खाता था और ना ही वो किसी को खाने देता था। सुबह का नाश्ता कोई नहीं कर पाता था, बनता था लेकिन कोई खा नहीं पाता था। दोपहर में भी, रात में भी ऐसा ही होता था, कोई घर पे कुछ खा ही नहीं पाता था, वो खुद भी कुछ नहीं खाता था। जब देखो घर के बाहर भाग जाता था, उसी लेडी के घर के सामने जाकर रोता था। तो बहुत ऐसे 1 महीना बीत गया, उनको कोई इलाज करने वाला मिल नहीं रहा था। तो किसी पड़ोसी ने बताया
कि एक तांत्रिक है, आप उसको बुलाइए अपने घर, वो इसका इलाज शायद कर पाएगा। तांत्रिक के पास जाया जाता है, उस तांत्रिक को घर पे बुलाया जाता है। तो वो तांत्रिक देखता है और बोलता है मैं इसको ठीक कर दूंगा, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो हवन की सामग्री इकट्ठा करता है और वहाँ रखता है। तो जैसे ही वो हवन की तैयारी कर रहा होता है तो विशाल आता है एकदम से और तांत्रिक का कॉलर पकड़ के उसको घर से बाहर फेंक देता है। अब ये देख के तांत्रिक इतना ज़्यादा डर जाता है कि ये कैसी एंटिटी है जिसने मुझे उठाकर ही घर से बाहर फेंक दिया। वो बेचारा घर के अंदर तक नहीं आया और बाहर से ही उसने बोल दिया कि इसका इलाज मैं नहीं कर सकता, आप किसी और को दिखा लो। वो भी डर के भाग जाता है और जाते जाते उसने ये चीज़ बोल दी थी कि इसके पास ज़्यादा समय है नहीं, अगर आप इसको बचा सकते हो तो बचा लो। फिर से 10-15 दिन निकल जाते हैं, कहीं से कुछ इलाज नहीं हो रहा था, बहुत जगह दिखाया, सब थोड़ा सा बबूत देते थे, जल देते थे और घर भेज देते थे। किसी की समझ में ही नहीं आ रहा था कि एंटिटी है क्या। तो फिर हमारे ही किसी रिश्तेदार ने बताया कि यमुनानगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध बालाजी महाराज जी का मंदिर है जिसका नाम है ढाका, जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स या मेरे व्यूवर्स होंगे वो इस मंदिर का नाम सुन के समझ जाएंगे कि मैं कौन से मंदिर की बात कर रही हूँ। तो वहाँ एक जो बड़े पंडित थे वो हमारे उस रिश्तेदार के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तो वो रिलेटिव ने उनको सारी कहानी पहले ही बता दी होती है विशाल की, तो वो पूरी तैयारी में होते हैं। तो रिश्तेदार फ़ोन करते हैं उनके घर और बोलते हैं कि इसको जल्द से जल्द लेके जाओ, मैंने सारी तैयारी करवा दी है। वहाँ पहुँचते हैं और वो जो 2 बच्चे होते हैं सुनील और अनिल, उनकी भी सेम ही हालत होती है, उनका बुखार ही नहीं उतर रहा होता, उनको भी थोड़ा थोड़ा पोजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो उनके पेरेंट्स भी उसके साथ ही मंदिर में जाते हैं। अब वो जैसे ही मंदिर में की दहलीज पे पहुँचते हैं तो पंडित उनको देखते ही हंस के बोलता है, तोड़ दी हांडी, आ गया मज़ा, खा लिए लड्डू, उठा लिए पैसे। तो जो उनके पेरेंट्स होते हैं तीनों के, तो वो इतने ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि इन्होंने किया क्या। तो फिर पंडित वहाँ सारी की सारी कहानी खोल देता है। वो बताता है कि ये नहाने गए थे नदी में, इनको एक नीम का पेड़ मिला था, उसके नीचे एक हांडी रखी थी जिसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली जिन का उतारा किया हुआ था। अब वो जिन इतना गुस्सा है इनसे कि वो इनको साथ लेके ही जाएगा। तो पंडित कहता है कि इनको जल्दी से घेरे में बिठाओ। उसने एक घेरा बनाया होता है, घेरे में तीनों को बिठाया जाता है और अब अपने मंत्रों से वो जिन को बुलाता है और वो विशाल के शरीर पे आ जाता है। उसे पूछा जाता है कि तू क्यों बच्चों को परेशान कर रहा है। तो फिर जिन अपनी सारी स्टोरी बताता है कि मुझे इस मटके में कैद किया जाता है, मेरा उतारा किया जाता है, मैं एक बहुत ही शक्तिशाली जिन हूँ, मुझे हटाना इतना आसान नहीं है और तू मुझे हटा ही नहीं पाएगा, मैं इनको लेके ही जाऊँगा। तो वो बोलता है कि मुझे उस औरत ने ही कैद किया है जिसके घर के सामने ये जाकर रोता था। उसकी बेटी के ऊपर मैं था और उसकी बेटी से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उससे मैंने शादी भी की हुई है। तो ये जो जिन होते हैं ये सपने में जिसको भी ये पसंद कर लेते हैं उसके साथ ये शादी कर लेते हैं। तो वो कह रहा है कि मैं अब उसी लड़की के पास जाऊंगा और तुमने मुझे यहाँ फंसा दिया इन लड़कों के साथ जो कि मुझे सिर्फ घास फूस देते हैं, मुझे ये खाना ही नहीं है। मैं उसके साथ था लड़की के साथ तो मुझे अच्छा अच्छा खाना भी मिलता था, लेकिन मुझे यहाँ कैद करके इन लड़कों के साथ मुझे रखकर बहुत बड़ी गलती की है इन लड़कों ने और अब मैं इनको मारूंगा। तो पंडित जी कहते हैं तू भूल मत, तू बालाजी के मंदिर में है, उनकी धरती पे है, तुझे वो एक चुटकी में भस्म कर देंगे, जल्दी से बता तू क्या लेगा इन बच्चों को छोड़ने का। तो वो कहता है कि ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे भोग चाहिए। तो पंडित जी बोलते हैं बता तुझे क्या भोग चाहिए, हम तुझे देंगे। तो कहता है मुझे मीठा चाहिए, मुझे दारू और मीट चाहिए। तो पंडित जी बोलते हैं कि तेरे को मीठा मैं खिला दूंगा, लेकिन दारू और मीट का भोग मैं तुझे नहीं दे सकता क्योंकि तू बालाजी के धरती पे है। तुझे मीठा मंजूर है तो बता, नहीं तो तुझे अभी भस्म कर दिया जाएगा। तो जिन बोलता है ठीक है मेरे लिए मिठाइयाँ मंगवाई जाए, मैं मिठाई खाऊंगा, भोग लूँगा और इन बच्चों को छोड़ दूँगा। वही होता है, उसके लिए बहुत सारी मिठाइयाँ मंगवाई जाती है, वो उनका भोग लेता है और उन बच्चों को छोड़ देता है। तो इस किस्से से यही जानकारी मिलती है
कि पहली बात तो हमें अपना उतारा कभी किसी और के लिए नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप अपना उतारा किसी और पे करोगे तो वो भी उतने ही परेशान होंगे और फिर उसका फल आपको ज़रूर भुगतना होगा। और दूसरा तो मैं इस कहानी को यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। जय माता दी।